महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन तासिका आज की हिंदी की तासिका में मैं शारदा सुनील खराड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हमारे हिंदी के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को विषय हिंदी कक्षा 9वीं कृति पत्रिका यानी कि जो प्रश्न पत्रिका है उसका स्वरूप किस तरह का है इसके बारे में मैं आज आप लोगों को गाइडेंस करने वाली हूँ। यह जो हमारी हिंदी की कृति पत्रिका है यह अंक 80 की है। ओके, तो यहाँ पे हमारी यह जो कृति पत्रिका है या प्रश्न पत्रिका है उसमें टोटल 5 प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से प्रश्न क्रमांक 1 में 20 अंक दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में कविता है उसमें 12 अंक दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है उसमें कुल पूरक पठन के लिए उन्होंने 8 अंक दिए हैं और प्रश्न क्रमांक जो 4 है वो हमारा व्याकरण आता है उसमें उन्होंने कुल 14 अंक दिए हैं और अंत में प्रश्न क्रमांक 5 जो हमारा उपयोजित लेखन है उसने 26 अंक यानी कि 26 अंक आते हैं। टोटल हमारा जो हिंदी का पेपर है वह 80 मार्क्स का आता है। अभी मैं आज आप लोगों को इस लेक्चर में हमारा जो हिंदी का पेपर है 80 मार्क्स का वो आप किस तरह से 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे के अंदर किस प्रकार कवर कर सकते हैं इसके बारे में मैं आज आप लोगों को मार्गदर्शन करने वाली हूँ। तो आप लोग अभी जो लेक्चर ले रहे हैं वो अपने साथ में एक वर्क नोटबुक ले लीजिए और इसमें मैं जैसे जैसे आपको टाइम बताते जाऊंगी प्रश्न के स्वरूप में उसी तरह से आप उसमें टाइम लिख लीजिए। आई होप मैंने जैसे आपको टाइम बताया है उसके हिसाब से अगर आप लोग यह पेपर लिखेंगे तो आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है वो आराम से 3 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। तो चलिए हमारा पहला है विभाग नंबर 1 उसमें गद्य 20 अंक के लिए आता है। प्रश्न क्रमांक 1 वह पठित गद्यांश है मतलब कि जो सीन पैसेज हम उसे कहते हैं वह सीन पैसेज आपको एक आएगा वो 130 से 150 शब्दों के लिए आता है और उसके लिए टोटल अंक उन्होंने 8 दिए हैं। उसके बाद आ में दूसरा पैसेज आता है वो भी 130 से 150 शब्द के लिए आता है और उसके लिए भी उन्होंने 8 अंक दिए हैं। अभी ये जो पठित गद्यांश है यानी कि जो पैसेज दिया गया है उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न रखे हैं कि जिसके हिसाब से वो उसका इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि आकलन कृति है उसमें उन्होंने 2-2 अंक हर एक के लिए दिया है और तीसरा पॉइंट है उसमें उन्होंने शब्द संपदा यानी कि जो हमारा ग्रामर सेक्शन है उसमें अनेकार्थी शब्द आता है, शब्द युग्म शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द आते हैं। समानार्थी को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर यह कंफ्यूजन पाया जाता है कि उनको समानार्थी और पर्यायवाची इन दोनों में से क्या लिखना है वही समझ में नहीं आता। तो समानार्थी शब्द अगर लिखने आना है या पर्यायवाची शब्द लिखने आना है तो दोनों का अर्थ सिमिलर वर्ड यही है। मतलब यहाँ पे आपको कैसे भी करके एक अंक मिलना चाहिए। विलोम शब्द किसे कहा जाता है? विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड विरुद्ध अर्थ वाले जो शब्द है उसे हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है। उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, कठिन शब्दों के लिए लिंग, वचन, कुदन, तत्थिम, तत्सम, तद्भव या विदेशी शब्द। इस प्रकार के जो प्रश्न है वह शब्द संपदा में यानी कि जो पैसेज के नीचे जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें आपको 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं या पूछे ही जाते हैं कंपलसरी। पद्य में, गद्य में या पूरक पठन में तो नहीं पूछा जाता लेकिन पद्य और गद्यांश इन दोनों पैसेज में आपको 100% शब्द संपदा यानी कि ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है। इसलिए आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। चौथा अंक उसमें उन्होंने अभिव्यक्ति यानी कि स्वमत, आपका खुद का जो ओपिनियन है वो खुद का ओपिनियन आपको उसमें लिखना है। यहाँ पे अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने 2 अंक दिए हैं तो 2 अंक के लिए आपको 4 सेंटेंस लिखना जरूरी है। अगर आप उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखते समय 4 सेंटेंस लिख देते हो तो
तो आपको उसमें आराम से 2 अंक मिल जाते हैं। तो हमारा ये जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें से गद्य विभाग में 20% जो हमारा पोर्शन है वो माइनस करने के बाद हमें यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के लिए 2 ही गद्य दिए गए हैं। उनमें से इनाम और आतिथ्य पत्र, ये 2 गद्य है। इनमें से ही आपको 2 पैसेज एग्जाम के लिए आएंगे। ये सिर्फ ये ईयर के लिए है। नेक्स्ट ईयर आपका 10th रहेगा तो उसमें आपका हिंदी का पूरा जो किताब है वो पूरी किताब आपको पढ़ाई के लिए होगी। लेकिन अभी आपका 9th चालू है, इसलिए सेकेंड सेमेस्टर का अभी आपको 2 ही गद्य, मतलब 2 जो टॉपिक है वो आपको एग्जाम के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए दिए जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि जो 8 अंक है उसका इस्तेमाल करते समय उसका डिवाइडेशन, इवैल्यूएशन किस प्रकार से किया गया है। देखिए यहाँ पे आतिथ्य पत्र, जैसे यहाँ पे पाठ्य पुस्तक क्रमांक दिया है उस तरह से एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। आपको पूरा पैराग्राफ इसमें दिया जाएगा और फिर उसके बाद में कृति क्रमांक 1 दी जाएगी, या तो फिर संजाल आएगा, सही विकल्प आएगा, किस प्रकार का प्रश्न आएगा उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। और दूसरा कृति क्रमांक 2 में आकलन कृति आएगी, वो भी 2 अंक के लिए होगी। और अंत में कृति क्रमांक 3, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शब्द संपदा में मतलब कि ग्रामर सेक्शन में बताया है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए कृति क्रमांक 3 में शब्द युग्म लिखिए, लिंग बदलिए, विलोम शब्द लिखिए या उसका चौथा है अर्थ लिखिए, और 5वीं कृति है स्वमत अभिव्यक्ति। तो इसमें से ये टोटल आपको 8 अंक यहाँ पे गद्य विभाग में दिए जाते हैं। इस प्रकार का दूसरा भी गद्य पैसेज आपको आएगा। तो यहाँ पे ये जो 8 अंक है, 8 और वो पहले के दूसरे गद्य विभाग के 8, यानी कि पहला पैसेज उसके 8 अंक इसके और दूसरा पैसेज आएगा उसके 8 अंक। टोटल आपको गद्य पैसेज के 16 अंक आएंगे। नेक्स्ट गद्य विभाग में हमारा जो हमारे 16 अंक हो गए, अभी हमारे 4 अंक बाकी है। तो 4 अंक में जो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 आता है उसमें अपठित गद्यांश आता है, यानी कि अनसीन पैसेज। मतलब यह जो पैसेज आएगा, यह पैसेज किताब के बाहर से आएगा। मतलब आपका जो पोर्शन है, आपके जो टॉपिक है उसमें से नहीं आएगा, वो बाहर का अनसीन पैसेज होगा। जैसे पहले आते थे उसी तरह से ये अनसीन पैसेज आएगा और वह टोटल 4 अंक के लिए होगा। उसमें भी आकलन कृति दी जाएगी और आकलन कृति के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक, यानी कि स्वमत के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए एक अपठित गद्यांश दिया है आपको अपठित गद्यांश के आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको उसका जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 1 मिनट के अंदर फटाफट से आपका रीडिंग हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी का 3 घंटे का पेपर, 80 अंकों का पेपर अगर आपको 3 घंटे के अंदर कवर करना है तो इसके लिए आपकी रीडिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए। इसलिए जिन बच्चों की, जिस स्टूडेंट की रीडिंग अभी थोड़ी वीक है, वो कैसे भी करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये ईयर तो कैसे भी आप पास हो जाओगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके सामने आपका भविष्य है, क्योंकि बोर्ड का 10वीं का एग्जाम है। इसलिए वो समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अभी से ही रीडिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको फटाफट से रीडिंग आ जाएगी और जो पेपर है वो पेपर भी अच्छे से समझ में आएगा और इसके कारण आप आंसर भी अच्छे से लिख पाओगे। इसलिए जिस स्टूडेंट की रीडिंग वीक है वो अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर लिखते समय फटाफट से ये जो अपठित गद्यांश है इसका हम फटाक से रीडिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद में उसको समझेंगे और उसके बाद में फिर उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। आंसर लिखते समय आपको यह बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर आपको आकृति पूर्ण कीजिए इस प्रकार दिया है तो आपको आकृति पूर्ण ही करनी है। मतलब यहाँ पे अगर बॉक्स में दिया है तो आपको आंसर लिखते समय आंसर शीट में बॉक्स में ही उत्तर लिखना है। अगर आपने बॉक्स में उत्तर नहीं लिखा तो आपके जो अंक है वो माइनस हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर उन्होंने बॉक्स दिया है या फिर संजाल पूर्ण कीजिए, राउंड दिया है, चौरस दिया है, किसी भी प्रकार की आकृति उन्होंने दी है या फिर डॉट डॉट दिया है
तो वहां पे भी आपको जैसे दिया है वैसे ही उसमें आपको उत्तर लिखना है। फिर उसके बाद में यह 2 अंक के लिए आता है। फिर उसके बाद में अभिव्यक्ति आती है, यानी कि स्वमत आते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपको इसमें से ज्यादा पैसेज में से आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया पैसेज में से, तो फिर आप क्या कर दीजिए, आपको शब्द से रिलेटेड कुछ भी अगर पैसेज में से ऐसा दिखता है, शॉर्टकट में बोल रही हूँ कि जिन बच्चों को ज्यादा पैसेज समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो हमारी थर्ड लैंग्वेज है, इसलिए बच्चे वैसे तो भी गुलाबी हिंदी बोल पाते हैं, लेकिन पेपर लिखते समय वहां पे हिंदी का अच्छे से इस्तेमाल करना उनको नहीं आता, मतलब शब्दों की कमी हो जाती है। इसलिए अगर उसमें अभिव्यक्ति में आपको थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया, तो शब्द से रिलेटेड कुछ सेंटेंस अगर पैराग्राफ में होंगे, आप उसमें लिख दीजिए। कम से कम 2 में से 1 मार्क्स तो वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जो स्कॉलर स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट है, उनको तो आराम से यह 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 2 मार्क्स के लिए है तो स्वमत में आपको 4 सेंटेंस लिखने ही लिखने हैं। अभी हमारा ये जो गद्य विभाग है, यानी कि हमारे मैंने आपको 3 पैसेज टोटल बताए, उसमें से पहला पैसेज 8 मार्क्स के लिए है, दूसरा पैसेज 8 मार्क्स के लिए है, और ये आंशिक पैसेज जो है हमारा, ये 4 अंक के लिए है। अभी देखिए, इनका इवैल्यूएशन करते समय मैंने क्या किया है कि गद्य पैसेज जो पहला हमारा 8 मार्क्स के लिए है, वो आपको उसके लिए मैंने समय निर्धारित किया है 15 मिनट। मतलब आपका जो गद्य का पैसेज है वो 15 मिनट में हो जाना चाहिए। दूसरा जो सीन पैसेज है, वह सीन पैसेज आपका 8 मार्क्स के लिए है, वह आपका 15 मिनट में कवर हो जाना चाहिए। मतलब सीन पैसेज के लिए मैंने 15 मिनट दिए हैं, और दूसरा जो सीन पैसेज है उसके लिए मैंने 15 मिनट दिए हैं, और उसके बाद में हमारा ये जो अपठित गद्यांश है 4 अंक के लिए, उसके लिए मैंने 10 मिनट दिए हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे ये जो हमारा पठित गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 1, उसके लिए मैंने 40 मिनट्स का जो समय है, वो 40 मिनट्स का 40 मिनट का जो समय है वह मैंने निर्धारित किया है। नेक्स्ट है हमारा विभाग 2 पद्य विभाग। यह हमारा टोटल 12 अंक के लिए आता है। देखिए, पद्य विभाग, अभी पद्य यानी कि हम उसे क्या कहते हैं, हमारी जो कविता है, पोयम है, वह प्रश्न क्रमांक 2 के लिए आता है। वह पठित पद्यांश आता है, और उसमें 8 से 10 पंक्तियां आपको एग्जाम के लिए दी जाती है, और वह टोटल 6 अंक के लिए होती है। उसके बाद आमे पठित पद्यांश, यानी कि दूसरा पोयम का जो पैसेज है, पंक्तियां है, वो 8 से 10 पंक्तियां दी जाती है, वह कुल 6 अंक के लिए आती है। उसमें से उन्होंने इवैल्यूएशन दिया है। आकलन कृति के लिए उन्होंने 2 अंक दिए हैं। शब्द संपदा के लिए उन्होंने 4 घटक दिए हैं, उसमें से 2 अंक के लिए दिए हैं, यानी कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। और उसके बाद में सरल अर्थ के लिए उन्होंने यहाँ पे 2 अंक दिए हैं। पहले जो हमारा हिंदी का पेपर था, वो बोर्ड ने 100 मार्क्स का किया था, तो उसमें उन्होंने पद्य विश्लेषण यह नया टॉपिक डाला था। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने 100 से लेकर 80 में उन्होंने फिर से कन्वर्ट कर दिया, तो इसके लिए पद्य विश्लेषण जो विभाग है, या वो जो टॉपिक है, वो उन्होंने कम कर दिया है। तो इसलिए हमारा जो पद्य विभाग है या पद्यांश है, उसमें उन्होंने सिर्फ हर एक पोयम के लिए 2 पोयम आएंगे, उसके लिए उन्होंने 6 मतलब 6 अंक निर्धारित किए हैं। उसमें से 2 अंक आकलन कृति के लिए दिए हैं, 2 अंक शब्द संपदा के लिए दिए हैं, और तीसरा सरल अर्थ, यानी कि आपको जो पोयम दी गई है, जो आपको कविता दी गई है, उसका आपको आपके खुद के वर्ड में आपको उसका अर्थ लिखना है। वो कितने दिए हैं, 25 से 30 शब्दों में, यानी कि 4 या 5 सेंटेंस में आप उसमें, जैसे कि आप स्वमत में लिखते हो उसी तरह से आपको उसमें लिखना है। और वो कितने अंक के लिए दिया है, वो 2 अंक के लिए दिया है। अभी जो हमारा ये पद्य विभाग है, उसमें सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको कह कविराय, पुराण और स्वतंत्रता गान, ये जो हमारे 3 पोयम है, यह 3 पोयम आपको पढ़ाई के लिए दिए गए हैं। तो एग्जाम में सेकेंड सेमेस्टर में इन तीनों में से ही 2 पोयम का पैराग्राफ या कविता की पंक्तियां आपको एग्जाम के लिए दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिए है, देखिए यहाँ पे एक साइड पे मैंने कविता दी है, फिर उसके बाद में किस तरह से अंकों का डिवाइडेशन किया जाता है,
तो यहाँ पे 2 अंक दिए गए हैं कृति क्रमांक 1 के लिए, कृति क्रमांक 2 यानी कि आकलन के लिए वो जोड़िया भी दे सकते हैं या संजाल भी दे सकते हैं या सत्य असत्य दे सकते हैं या बॉक्स दे सकते हैं। उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर लिखना है। उसके बाद कृति क्रमांक 3 भावार्थ, यानी कि मैंने जैसे आपको सरल अर्थ कहा उसी तरह से वहां पे वो कविता का या कुछ क्वेश्चन देंगे कविता से रिलेटेड, तो आपको उसका सरल भावार्थ या उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका खुद का क्या सोमत है, वह उसमें आपको लिखना है। तो वह है टोटल आपका 2 अंक के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो पहली कविता है, पहला पद्यांश है, उसके लिए 6 अंक दिए गए हैं और दूसरा पद्यांश है उसके लिए 6 अंक दिए गए हैं। तो टोटल पद्य विभाग के लिए हमारे 12 अंक दिए हैं। तो पद्य विभाग के लिए मैंने जो समय है वो समय निर्धारित किया है। पद्य विभाग के लिए मैंने जो पहला पद्यांश है उसके लिए मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है और उसके बाद में पद्य विभाग में जो हमारी दूसरी पोयम का पैसेज आएगा या फिर जो लाइंस आएगी उसके लिए मैंने 15 मिनट का समय दिया है। अभी आप बोलोगे टीचर 6 मार्क्स के लिए आपने 15 मिनट ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये पोयम है, पोयम समझने के लिए और उसका आंसर लिखने के लिए आपके पास थोड़ा सा तो समय चाहिए। इसलिए मैंने पोयम के लिए एक एक के लिए जो 2 पोयम आएंगे उनके लिए मैंने 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो टोटल पद्य विभाग के लिए मैंने 30 मिनट्स का समय निर्धारित किया है। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट है पूरक पठन। अभी पूरक पठन यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक हमारे 9th और 10th के लिए नया आया हुआ है। तो पूरक पठन के लिए कुल अंक उन्होंने दिए हैं, 8 अंक दिए हैं। कितने अंक दिए हैं? 8 अंक। और इसमें से पठित पद्यांश, पठित यानी कि क्या, उसे हम क्या कहते हैं? सिन पैसेज, मतलब कि जो हमारा पोर्शन है उस पोर्शन में से ही ये पैराग्राफ आएगा। तो हमारा जो पूरक पठन के जो पोर्शन है उसके हिसाब से ही यह पैराग्राफ आपको प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत दिया जाएगा। और उसके अंक टोटल कितने दिए गए हैं? 4 अंक उसके लिए आपको दिए गए हैं। उसमें से पहला है, उसमें से आकलन कृति के लिए 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 घटक अथवा 4 घटक, प्रत्येक के लिए उन्होंने आधा अंक दिया गया है। मतलब कि वो आकलन कृति में आपको संजाल दे सकते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए दे सकते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए दे सकते हैं, या सत्य असत्य कहिए ये भी दे सकते हैं, सही विकल्प चुनिए ये भी आपको वो दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको उत्तर लिखना है। अभिव्यक्ति मैंने आपको पहले ही बताया है। अभिव्यक्ति का अर्थ है स्वमत और स्वमत का अर्थ है खुद का ओपिनियन। मतलब आपको जो भी लगता है क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको उसमें लिखना है। और वो कितना लिखना है? 25 से 30 शब्दों में, यानी कि 4 से 5 सेंटेंस आपको उसमें लिखना है। तो ये आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में पठित पद्यांश भी आता है। पठित पद्यांश यानी कि पठित पद्यांश जो है वो 6 से 8 पंक्तियों के लिए है और वह आकलन कृति के लिए आता है। पठित पद्यांश यानी कि उसमें पूरक पठन में आपको कविता दी जाएगी। पहले पूरक पठन में सीन अनसीन पैसेज आता था, अनसीन पैसेज भी आता था, लेकिन अभी अनसीन पैसेज नहीं आता है। पूरक पठन में आपको सीन पैसेज ही आते हैं। उसमें से पहला है गद्यांश का आता है और उसमें से पूरक पठन में आपको कुछ कविताएं भी पोर्शन में दी गई है, तो वो कविताएं उसमें आती है। तो पठित पद्यांश यानी कि जो सीन आपकी पोयम है पूरक पठन, वो आपको उसमें दी जाएगी, एग्जाम में दी जाएगी। और वह कितने में होगी? 6 से 8 पंक्तियों में दी जाएंगी। उसके लिए टोटल आपको 4 अंक दिए जाते हैं। उसमें से आकलन कृति के लिए भी जैसे मैंने पहले ही आपको बताया उसी तरह से उसमें वो संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, बॉक्स या सत्य असत्य वो भी उसमें वो दे सकते हैं। अभिव्यक्ति यानी कि स्वमत, या स्वमत में वो अभी कविता है तो कविता में शायद वो उसका भावार्थ पूछ सकते हैं, सरल अर्थ पूछ सकते हैं, या तो फिर कविता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको उसमें दिया जा सकता है। तो 2 अंक के लिए दिया है तो उसके लिए 4 से 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। तो यह हमारा पूरक पठन है जो हमारा 8 अंक के लिए दिया जाता है। अभी जो हमारा 9th का पोर्शन है सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें पूरक पठन के लिए आपको टोटल 3 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से पहला है जंगल,
दूसरा है निसर्ग वैभव और तीसरा मेरे पिताजी। तो यहाँ पे जंगल और मेरे पिताजी यह दोनों पूरक पठन गद्यांश आते हैं और निसर्ग वैभव एक पद्यांश आते हैं। तो इसका मतलब निसर्ग वैभव यह जो कविता है पूरक पठन की, यह आपको 100% करके रखनी है, क्योंकि इसके लिए ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर आपको एग्जाम में निसर्ग वैभव में से ही पैराग्राफ में या कविता की जो लाइन है वह आने वाले हैं। तो इसलिए पूरक पठन जो है हमारा वो टोटल 8 अंक के लिए है। इसमें से फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पूरक पठन जो गद्यांश है वह गद्यांश दिया है, वह जंगल का दिया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत पहचानिए रिश्ते, यह आपको 4 दिए गए हैं, यह आपको डैश डैश में दिए गए हैं। अगर आपको यहाँ पे इस प्रकार डैश डैश में दिया जाता है तो उसका जो उत्तर है वो उत्तर लिखते समय आपको डैश डैश के जो लाइन है, डैश डैश जो दिया है उसके ऊपर ही लिखना है, ऐसे डैश डैश ही करना है। तो ही आपको यहाँ पे चार ही आपको आपने अगर राइट लिखे तो चार में से आपको फिर यहाँ पे हर एक के लिए आधा आधा अंक उन्होंने डिसाइड किया है। तो आपको 2 में से 2 अंक आराम से मिल जाएंगे और यहाँ पे आपके जो अंक है वो अंक माइनस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारा हिंदी का पेपर है वह अभी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव किया है, उसमें एक एक दो दो अंक के लिए दिए गए हैं और ज्यादा उसमें लिखना नहीं है, सिर्फ उपयोजित लेखन है, उसमें 26 मार्क्स दिए हैं। वो हमें आपको आगे बताने वाली हूँ, उसमें आपको खुद से लिखना है। तो उसमें आपके अंक जो है वो माइनस हो सकते हैं, लेकिन बाकी इसमें आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको 2 में से 2 मार्क्स, 1 में से 1 मार्क, ऐसे करके आपको अंक पूरे के पूरे मिल सकते हैं। उसके बाद आ में पूरक पठन में स्वमत अभिव्यक्ति आता है, जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर लिखना है, वह 2 अंक के लिए है। तो पूरक पठन में जो हमारा गद्य है वो गद्यांश के लिए 4 अंक दिए गए हैं और इसके लिए मैंने जो समय है वो समय निर्धारित किया है, 10 मिनट का मैंने समय निर्धारित किया है, क्योंकि 4 अंक है उसके लिए 10 मिनट ज्यादा है, लेकिन फिर भी यह पूरक पठन है। हमारे इसमें हिंदी के पेपर में हर एक अंक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए क्योंकि कभी कभार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी 100 में से 34 मार्क्स मिलने पर भी मतलब 1 अंक के लिए स्टूडेंट फेल हो जाता है, इस प्रकार फेल भी किया गया है। तो इसलिए एक एक अंक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरक पठन है इसके लिए मैंने गद्यांश के लिए मैंने 4 मार्क्स के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। और यहाँ पे मैंने पद्य विभाग में पूरक पठन में भी ये मैंने कविता दी है। यहाँ पे आपको इस प्रकार एक साइड पे पहले आपको कविता दी जाएगी और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन या तो इतने बड़े बड़े भी नहीं होंगे, 2-2 अंक के लिए है, तो या फिर उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें आधे आधे अंक के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कृति क्रमांक 2 में स्वमत अभिव्यक्ति है, तो उसमें तो आपको एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो कविता में भी स्वमत में एक लाइन में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक लाइन में दिया है इसका मतलब उसका आंसर एक ही लाइन में लिखना है, ऐसा नहीं है, उसके 4 या 5 सेंटेंस आपको कैसे भी करके लिखने हैं, तो आपको उसको 2 में से 2 अंक मिल जाएंगे। और इस ये जो पद्य विभाग है, ये पद्य विभाग के लिए मैंने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पूरक पठन के लिए आपको टोटल जो समय है वह समय 20 मिनट का दिया जाता है, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए आप 20 मिनट का समय ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा विभाग नंबर 4, वो है हमारा व्याकरण विभाग। अभी व्याकरण विभाग के अंतर्गत बहुत सारी कृतियां आपको उसमें करनी है और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें देखिए शब्द भेद आता है, शब्द भेद में संज्ञा सर्वनाम विशेषण यह आपको पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको 1 अंक के लिए दिया जाता है, तो उसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद 2 अवयव में से किसी भी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करने आपको आएगा, संधि आएगी, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आएगी, उसके बाद मुहावरे आएगी। उसमें और भी एक ऐड किया गया है उन्होंने, काल परिवर्तन करना, उसके बाद में कारक, यह 2 जो कंसेप्ट है वह 2 कंसेप्ट आपको न्यू दी गई है।
तो इसलिए ये जो है यह आने ही वाला है, इसलिए ये सारे जो व्याकरण की कंसेप्ट है वो आपको आपके कैसे भी करके कंप्लीट होने चाहिए या तो क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपको शब्द भेद पूछा जाए तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण पूछा है ना, तो इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। सहायक क्रिया पूछा है ना, तो सहायक क्रिया में कैसे है, दौड़ा दौड़ना, कौंस में लिखना है। तो उसी तरह से प्रेरणार्थक में करना कराना करवाना, इस प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। और मुहावरे हैं, मुहावरे दो प्रकार के उसमें पूछे जाते हैं। एक तो आपको मुहावरा पूछा जाएगा, उसका आपको वाक्य में प्रयोग किया करना है। और दूसरा मुहावरा आपको कैसे पूछा जाएगा, आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें आपको वह मुहावरा डालना है। तो दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आपको करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सेंटेंस दिया जाता है उसमें मुहावरे का इस्तेमाल ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी होता है और उसमें गलती भी नहीं होती। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने देखिए 14 अंक के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे दिया है, उसमें कुछ लिंग भी आ सकता है, उसके बाद में संधि भी आ सकती है, संधि तो आती ही आती है, मुहावरे भी आते हैं, वाक्य शुद्ध करके, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है और ये भी एक नया है, वाक्य शुद्ध करके भी आपको उसमें लिखना है। उसके बाद में सहायक क्रिया है, उसके बाद में प्रेरणार्थक रूप है, उसके बाद में कारक के भेद है, उसके बाद में काल परिवर्तन है, उसके बाद है आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। हाँ वाक्यों के प्रकार जो है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो वह आपको उसमें लिखना आना चाहिए। उसके बाद में रचना की दृष्टि से भी उन्होंने वाक्य प्रकार पूछे हैं, तो वाक्य प्रकार ये जो कंसेप्ट है वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उसमें अभी हमारे ये जो ग्रामर सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन आपको अंक 14 के लिए दिया गया है। तो मैंने इसके लिए टोटल जो ग्रामर सेक्शन है उसके लिए मैंने 30 मिनट्स का समय निर्धारित किया है। 30 मिनट्स के अंदर आपका जो ग्रामर का पोर्शन है या तो ग्रामर का जो आपका पेपर है सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन है, वो आपका खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि 30 मिनट्स का मैंने यहाँ पे समय निर्धारित किया है, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा विभाग नंबर 5, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला विभाग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रचना विभाग कहा जाता है, उसे उसे उपयोजित लेखन भी कहा जाता है। वह टोटल 26 अंक के लिए है। कितने अंक के लिए है, 26, यानी कि 26 अंक के लिए है। उसमें प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत आपको उपयोजित लेखन दिया जाता है, और यह 80 में से अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अंक चाहिए तो उसके लिए आपका जो उपयोजित लेखन है वो क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा व्याकरण तक आते आते उनके 3 घंटे निकल जाते हैं, और इसके वजह से उनका जो उपयोजित लेखन है वो पूरा का पूरा लिखना रह जाता है। अभी आप ही सोचिए, अगर 26 मार्क्स का आपका लिखना रह गया, मान लीजिए 26 मार्क्स का आपका लिखना रह गया, तो बाकी कितने मार्क्स रह गए, 60 मार्क्स या फिर 64 मार्क्स ही आपके यहाँ पे रह जाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा कि इससे आपका जो पेपर के जो मार्क्स है वो वैसे भी माइनस होने वाले, और 60 में से मैक्सिमम आपको 50 मिलेंगे, तो फिर आपके 30 मार्क्स वैसे ही निकल जाएंगे, चले जाएंगे। और आपको भी पता है कि हर एक मार्क्स की, हर एक मार्क्स की हमारे इसमें पेपर में, हमारे एग्जाम में वैल्यू दी जाती है, उसका बहुत अच्छा महत्व है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। रचना विभाग आपको कैसे भी करके हिंदी के पेपर में या लैंग्वेज के पेपर में आपका रचना विभाग कैसे भी करके होना चाहिए। तो उसमें पत्र लेखन आता है 5 अंक के लिए, गद्य आकलन 4 अंक के लिए आता है, वृत्तांत लेखन या तो फिर कहानी लेखन 5-5 अंक के लिए आता है, विज्ञापन 5 अंक के लिए आता है, और अंत में निबंध लेखन जो है वो 7 अंक के लिए आता है। तो टोटल रचना विभाग के अंतर्गत हमारा जो उपयोजित लेखन है वो टोटल 26 अंक के लिए आता है। तो यहाँ पे लेटर जो
राइटिंग है, पत्र लेखन जो है वो आपको औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों में से एक आपको लिखना है। तो दोनों ही लिखते नहीं बैठना है, क्योंकि अगर आपने दोनों भी लिखे तो उसमें आपको 5 में से ही अंक दिए जाएंगे। तो इसलिए लेटर राइटिंग करते समय एक ही प्रकार का जो आपको अच्छे से आता है वो आपको 5 अंक के लिए लिखना है। और एक ही पेज में अच्छे से ऊपर आपको विषय दिया जाता है, ऑलरेडी किसने किसको भी दिया जाता है, तो आधा काम तो आपको वैसे भी आपका हो जाता है, 50% काम हो जाता है और 50% काम ही आपका रह जाता है। तो एक पेज में ही आराम से आप ऊपर लिख देंगे, विषय लिख देंगे और नीचे फिर अंत में एड्रेस लिख के जीमेल डाल देंगे। तो यहाँ पे आपका जो लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन है, वो एक पेज में ही आपका कवर हो जाएगा। तो दूसरा है हमारा, उसमें वो है कितने मार्क के लिए दिया है, अंक के लिए दिया है, वो 5 अंक के लिए दिया है। उसके बाद है प्रश्न निर्मिति। प्रश्न निर्मिति गद्य आकलन में आपको 4 अंक दिए हैं। यह 4 अंक करते समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो पैराग्राफ है वो 1 मिनट के अंदर फटाफट रीडिंग कर दीजिए। फिर उसके नीचे आप इस प्रकार 1 2 3 4 5 एक एक लाइन छोड़ के नंबर दे दीजिए और फिर इसके बाद में आप प्रश्न लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और आपके जो प्रश्न है वह प्रश्न शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट और स्वीट। एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रश्न लिखने के बाद आपको उसमें उत्तर लिखना नहीं है, डायरेक्टली आपको प्रश्न ही बनाने हैं। तो आप बोलेंगे टीचर यहाँ पे तो अंक 4 है, तो आपको 4 ही प्रश्न बनाने हैं, आपने 5 क्यों दिए? 5 प्रश्न इसलिए बना दीजिए क्योंकि अगर एक प्रश्न आपका गलत हो जाए तो आपका वहां पे मार्क्स नहीं जाना चाहिए। तो 5 प्रश्न बना दीजिए। जो चेक करने वाला है उसमें से कौन से भी 4 भी चेक किए, 500 भी चेक किए, तो आपको 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे। तो ये जो आपका प्रश्न निर्मिति है, यह प्रश्न निर्मिति आपका टोटल 4 अंक के लिए है और उसके लिए मैंने 5 मिनट का समय निर्धारित किया है। 5 मिनट में आराम से आपका प्रश्न निर्मिति का ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन ये दोनों दोनों भी 5-5 अंक के लिए है और यह एक दूसरे के लिए और दिया गया है। मतलब आप वृत्तांत लिखिए या तो फिर कहानी लिखिए। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो कहानी लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि 50% जो काम है वो आपके सामने दिया गया है, 50% ही आपको कंप्लीट करना है। मतलब यहाँ पे डैश डैश दिया है तो इसमें सिर्फ आपको सेंटेंस बना के लिख देने हैं और अंत में आपको सीख लिखनी है। तो इससे क्या होगा, आपको 5 में से 4.5 अंक ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर कुछ स्टूडेंट वृत्तांत लेखन लिखते हैं तो उसमें स्थल, काल, घटना इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। और उसके बाद में क्या होता है कि अगर आप अपने मन से वाक्य बना रहे हो तो उसमें आपसे बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकते हैं और उसमें आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो मैं बेस्ट है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारे बच्चे वृत्तांत में से ये कहानी लेखन लिखना पसंद करते हैं। तो अगर आपकी हिंदी वर्ड लिखना, आप सेंटेंस लिखना आपको अच्छे से आता है तो ही आप वृत्तांत लेखन लिखिए, या तो फिर आप कहानी लेखन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कहानी लेखन में अंत में सबसे पहले शीर्षक लिखना इम्पोर्टेंट है और अंत में सीख लिखना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने एक एक अंक दिए गए हैं। तो कहानी लेखन या वृत्तांत लेखन के लिए मैंने 10 मिनट का मैंने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है, तो आपको कहानी या वृत्तांत 10 मिनट के अंदर कवर करना है। उसके बाद है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन यानी कि उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। वो बहुत इजी है, आपके सामने विषय दिया जाता है और उसके हिसाब से बॉक्स में आपको 5 अंक के लिए है, फटाक से आपको एक बॉक्स कर देना है। फिर उसके अंदर आपको जो विषय दिया है वो खुश खबर या तो फिर विषय से रिलेटेड जो भी रहेगा वो उसमें डालना है। लेकिन आपके इसमें समय, दिनांक और स्थल उसका आपको इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको 5 अंक है। तो फिर इसके लिए मैंने कितना समय निर्धारित किया है, मैंने 5 मिनट का समय निर्धारित किया है, क्योंकि विज्ञापन लेखन बहुत ही इजी है, शॉर्ट है, स्वीट है और उसमें आपको 5 मिनट के अंदर आपका आराम से विज्ञापन लेखन हो जाएगा। उसके बाद है अंत में निबंध लेखन। वो हमारा टोटल 7 अंक के लिए है और ये हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निबंध लेखन में आपको ज्यादा से ज्यादा अगर अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपके पास समय होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए निबंध लेखन के लिए मैंने टोटल 20 मिनट का समय निर्धारित किया है। 20 मिनट मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि निबंध लेखन आपको पूरा आपके मन से लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको टॉपिक दिया है और आप जब आप अपने मन से
ऑन दी स्पॉट वहां पे आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो उसके लिए आपके पास समय होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए 20 मिनट का समय 7 अंक के लिए ठीक है। 7 अंक के लिए 20 मिनट ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस आपको आपके मन से बनाने हैं। इसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया है। 20 मिनट में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। निबंध लेखन में आपको ऊपर पहले शीर्षक डालना है, उसके नीचे आपको पैराग्राफ करना है, और फिर उसमें कविता का, मुहावरों का, जिस जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच बीच में अंडरलाइन कर दीजिए। 5 से 6 पैसेज अच्छे से बना दीजिए। 7 अंक के लिए है तो कम से कम 1.5 पेज तो आपका निबंध होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 20 मिनट में आपका 7 अंक का निबंध लेखन कवर हो जाएगा। अभी देखिए, टोटल हमने समय निर्धारण किया था। हमारा जो टोटल पेपर है वो अंक 80 का पेपर है। उसमें से हमें कितने 180 मिनट समय मिलते हैं। उसमें से प्रश्न क्रमांक 1 जो हमारा आता है वो गद्य विभाग है, वो टोटल 20 मार्क्स के लिए आता है। तो हमने एक गद्यांश के लिए, मतलब पहला पैसेज है, उसके लिए अंक 8 है। उसके लिए हमने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। उसके बाद एक गद्यांश है, मतलब कि दूसरा पैसेज आता है, वो टोटल 8 अंक के लिए है। उसके लिए मैंने 15 मिनट का समय निर्धारित किया है। उसके बाद अपठित गद्यांश आता है, यानी कि अनसीन पैसेज आता है, बाहर का पैसेज आता है। उसके लिए 4 अंक दिए गए हैं और इसके लिए मैंने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिस करते समय पेपर की आपको जो गद्य विभाग दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, वो टोटल आपका 40 मिनट में, 40 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 के लिए 40 मिनट का समय दिया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, उसमें पद्य 1 पूछा जाएगा, मतलब एक पद्य का पैसेज दिया जाएगा या तो फिर लाइंस दी जाएगी। उसके लिए टोटल 6 अंक दिए हैं मैंने, 6 अंक निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए मैंने टाइम दिया है 15 मिनट। मतलब पद्य के लिए, हर एक पद्य के लिए 15 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया है। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, वह पद्य विभाग है और उसके लिए 30 मिनट्स का समय निर्धारित किया है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, वह हमारा पूरक पठन है। उसमें एक गद्य पूछा जाता है और एक पद्य पूछा जाता है। वो दोनों 4-4 अंक के लिए है और उसके लिए हमने समय निर्धारित किया है 10-10 मिनट का। मतलब एक गद्य के लिए 10 मिनट और पद्य के लिए 10 मिनट। तो टोटल प्रश्न क्रमांक 3 के लिए हमने 20 मिनट का समय निर्धारित किया है। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, वो है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग के लिए टोटल अंक 14 दिए गए हैं और उसके लिए मैंने 30 मिनट का समय निर्धारित किया है। मतलब 30 मिनट के अंदर आपका व्याकरण विभाग कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अंत में हमारा प्रश्न क्रमांक 5 आता है। उस प्रश्न क्रमांक 5 में उपयोजित लेखन है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमारा अंक 26 के लिए है और उसके लिए मैंने पूरा 50 मिनट निर्धारित किया है। मतलब 50 मिनट्स के अंदर आपका जो ये उपयोजित लेखन है वो कवर हो जाना चाहिए। इसमें से पत्र लेखन के लिए अंक 5 दिए गए हैं। उसके लिए मैंने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप रोज एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि आज आपने पत्र लेखन लिया है तो टॉपिक ले लीजिए, विषय ले लीजिए आपके सामने और समय निर्धारित कीजिए। मोबाइल पे या आपकी घड़ी पे समय डाल दीजिए 10 मिनट का और फिर उसके अंदर प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, ये ईयर तो ठीक है, ये ईयर आपका निकल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी 10th है, तो इसमें आपको कैसे भी करके हिंदी में अच्छे से गुण प्राप्त करने हैं। इसके लिए प्रश्न निर्मिति के लिए टोटल अंक 4 दिए गए हैं और इसके लिए मैंने 5 मिनट का समय निर्धारित किया है। अभी प्रश्न निर्मिति की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना अभी से ही, तो फिर आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको प्रश्न कैसे बनाने हैं वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। और प्रश्न निर्मिति का संजाल में भी कभी कभी ग्रामर, जो गद्यांश आते हैं, पैसेज आते हैं, उसमें भी कभी कभी प्रश्न बनाने के लिए आपको शब्द दिए जाते हैं और उसके हिसाब से आपको प्रश्न बनाने के लिए
आते हैं, बहुत सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है यह प्रश्न निर्मिति आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में कहानी और वृत्तांत लेखन के लिए अंक 5 दिए गए हैं और उसके लिए हमने 10 मिनट का समय निर्धारित किया है। उसी तरह से जिस तरह से आपको प्रतिलेखन प्रश्न निर्मिति की प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह से आपको कहानी या वृत्तांत लेखन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है विज्ञापन। विज्ञापन के लिए आपको अंक 5 दिए गए हैं, उसके लिए मैंने समय निर्धारित किया है 5 मिनट का। उसके बाद है निबंध लेखन। निबंध लेखन उसे ऐसे राइटिंग भी कहा जाता है। तो उसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, 3 टॉपिक में से आपको तीनों भी टॉपिक आते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे एक ही टॉपिक के मार्क्स मिलेंगे, एक ही विषय के मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है कि तीनों लिखते नहीं बैठना है, उतना समय आपके पास नहीं है। इसलिए तीनों में से एक टॉपिक ले लीजिए और उसके लिए समय निर्धारित किया है मैंने, 20 मिनट का समय निर्धारित किया है। तो टोटल हमारे जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक हमारे टोटल 170 मिनट्स हो जाते हैं और अंत में हमारे 10 मिनट जो है वो 10 मिनट हमें पेपर रीचेक करने के लिए, या तो फिर हमारे कहाँ पे क्वेश्चन लिखना रह गया है, हमने क्वेश्चन पेपर नंबर अच्छे से डाला है या नहीं, या फिर बॉर्डर करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, मतलब आपका जो पेपर है वो पेपर सजाने के लिए आपके पास कम से कम 10 मिनट, ये ईयर 10 मिनट, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपके पास 15 से 20 मिनट चाहिए, क्योंकि बारकोड सिस्टम रहता है, साइन रहता है, इसमें आपका 10 से 15 से 20 मिनट निकल जाता है। तो ये ईयर के लिए एटलीस्ट कम से कम आपके पास 170 मिनट्स पेपर के लिए होते हैं और 10 मिनट जो है आपको पेपर सजाने के लिए या फिर पेपर रीचेक करने के लिए होते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे हिंदी का जो हमारा पेपर है, वह हिंदी का हमारा पेपर टोटल 80 मार्क्स का है। 3 घंटे का पेपर है, यानी कि 180 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, उसमें से 170 मिनट्स आपको पेपर लिखने के लिए है और 10 मिनट आपको पेपर रीचेक करने के लिए रखने हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस करना चाहूंगी कि जिन बच्चों को, मतलब कि जो स्कॉलर स्टूडेंट है, वो इसके हिसाब से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि उनका जो पेपर है वो उनका पेपर आराम से बहुत अच्छे से 3 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा और ये ईयर प्रैक्टिस कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर इससे बेटर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे थोड़ा सा मतलब मिडल हमारे बच्चे हैं कि जिनको रीडिंग में इतना अच्छा नहीं जमता या रिटर्न में इतना नहीं जमता, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनको अगर मार्क्स चाहिए तो इसके लिए वो क्या कर दीजिए, उपयोजित लेखन स्टार्ट कर दीजिए। उपयोजित लेखन, फिर उसके बाद में ग्रामर का ले लीजिए, क्योंकि पूरक पठन या गद्यांश पद्यांश अगर आप करते बैठेंगे तो फिर आपका उपयोजित लेखन रह जाएगा और आप उसमें हिंदी के पेपर में फेल भी हो सकते हैं। तो फिर उसमें आप क्या कीजिए, उपयोजित लेखन स्टार्ट कर दीजिए, तो एटलीस्ट कम से कम आप हिंदी के पेपर में पास तो हो जाएंगे। 40 या 50 मार्क्स का पेपर आप लिख देते हो तो उसमें से आप आराम से पास हो सकते हैं। तो फिर जो हमारे मिडिल बच्चे हैं, वो मिडिल बच्चे अगर उपयोजित लेखन से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको आपको जो मैंने 50 मिनट्स का समय दिया है, या तो फिर 50 से 10 मिनट्स ज्यादा ले लीजिए, 1 घंटे के अंदर आपका उपयोजित लेखन कैसे भी करके कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप 1 घंटे में उपयोजित लेखन पूरा कर देते हो तो फिर यहाँ पे आप कैसे भी लिख दोगे तो भी आप आराम से पास हो पाओगे। लेकिन आपका उपयोजित लेखन लिखना रह जाता है तो फिर आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कट 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 कम 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 होते जाएंगे मार्क्स, फिर आपका रिजल्ट अच्छे से उसमें नहीं आएगा। इसके लिए आपको यह बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको अभी से ही जो हमारा हिंदी का पेपर है वह लिखना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। तो फिर आपको 80 में से 75 तक भी हाईएस्ट बच्चे जाते हैं, क्योंकि मार्क्स कहाँ पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कहानी लेखन, उसमें सब इसमें आधे आधे अंक आपके निकल जाते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके 8-9 मार्क्स चले जाएंगे या तो फिर 10 मार्क्स चले जाएंगे, तो आपको 80 में से 70 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। आप इसके हिसाब से जो मैंने आपको अभी गाइडेंस किया है मिनट, उसके हिसाब से अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आई एम वेरी श्योर आपका यहाँ पे हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा। तो बच्चों
किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है? आई होप सो आपको आज का हिंदी का हमारा जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है? हेलो माधुरी मैम। यस मैम, यस, एक सेकेंड। हाँ हाँ, ओके ओके स्टूडेंट, तो किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है? स्टूडेंट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। मैम, यस बोलो बेटा। मैम एग्जाम में मतलब कि हिंदी के पेपर में पैसे जाता है? हाँ पैसे जाएगा ना बेटा, पैसे जाता है ना, पैसे जाता है। गद्यांश में भी पैसे जाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ना उस तरह से पैसे जाएगा। और उसके नीचे नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्ति पत्रिका का आपने प्रैक्टिस की है ना, वर्कशीट का भी प्रैक्टिस किया है ना? यस हाँ, तो गद्यांश जो यस पहले मैम, मैंने मैंने हाँ जो पहला पैसेज पहले विभाग मैंने आपको दिखाया ना अभी स्लाइड में, तो उसमें देखिए, उसमें पहले पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएंगे, एक अनसीन पैसेज आएगा। ओके, उसके बाद में 2 पोएम आएंगे, उसके बाद में पूरक पठन का भी पैसेज आएगा और उसमें पोएम का भी पैसेज आएगा। ऐसे टोटल हमारे 5 6 3 2 5 और 7 प्रकार के, उसमें से 3 कविता आएगी और 4 पैसेज आएंगे। ओके बेटा। मैम मतलब कि मैंने ना वर्कशीट कंप्लीट किया था ना, तो उसमें ना ये मतलब कि टेक्स्ट बुक का पैसेज था, डॉट डॉट करके आगे का और फिर लास्ट वो का दे दिया था। एक्चुअली उनको ना वर्कशीट जो उन्होंने बनाया है ना, वो जस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए बनाया है। तो इसके लिए बहुत जगह जाएगी ना पैसेज लिखेंगे तो इसलिए उन्होंने वर्कशीट में डॉट डॉट डाला हुआ है। लेकिन एग्जाम में आपको पैसेज ही आएगा, पूरा पैसेज आएगा। तो आप फिर आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे? तो पैसेज 100% आपको आएगा। ओके। हेलो हाँ बोलो बोलो बेटा। टीचर, पेपर कब से चालू होगा? अभी पेपर का तो जैसे हमें बीएमसी का शेड्यूल आता है उसके हिसाब से फिर पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन